नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और आपको समझ में आ रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह सेट लगातार न्यूज में बना हुआ है, लेकिन जब तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ सकता तब तक हम ये नहीं बता सकते कि आपका एग्जाम कब तक होगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखें। देखिए, हमने एक वीडियो कल भी बनाई थी। इससे पहले हम लगभग एक हफ्ता हम कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि भाई मैं फिसल के गिर गई थी और मेरा हाथ टूट चुका है। एक हाथ में कैनुला लगी थी और जो आप मेरा राइट हैंड है उसके अंदर प्लास्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब कुछ आराम है, कैनुला हट गई है, तो हम अपने बाएं हाथ से ही अपना काम चला लेंगे। ठीक है, देखिए हमने जो हमारा ग्रामर वाला टॉपिक है वो तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं और आपका जो साहित्य वाला है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अंदर हमने जो आपके कवि हैं उनको कर लिया है और हम अपने गद्य कवि उनको हमने स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमने रामायण भी कर ली है और महाभारत भी कर ली है। जैसे ही अपना सिलेबस पूरा होगा, कंप्लीट होगा, इसके बाद हम अपने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने गद्य कवि में हमने दंडी को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम करते हैं सुबंधु। कौन से कवि? सुबंधु। देखिए, सुबंधु का समय 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध या फिर 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना गया है। इनका सुबंधु का इनका स्थान बाणभट्ट के समय के आधार पर पहले रखा गया है, अर्थात सुबंधु बाणभट्ट से पहले हैं। ये सीरीज भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा कवि पहले आया है और कौन सा बाद में आया है। ठीक है, अर्थात सुबंधु बाणभट्ट से पूर्व है। सुबंधु का परिचय व्यक्तिगत रूप से साहित्य में अनुपलब्ध है, हालांकि दंडी का हमें उपलब्ध था। सुबंधु की एकमात्र रचना कौन सी है? वासव दत्ता कथा। ठीक है, वासव दत्ता कथा किसने लिखी है? सुबंधु ने। इन्होंने सिर्फ एक ही लिखी है और वो कौन सी है? वासव दत्ता कथा। ठीक है, हम वासव दत्ता के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी काव्य विधा क्या है? कथा है। उपजीव्य यानी कि कहाँ से आई है? ये आई है कवि कल्पित कथा। ठीक है, ये पूरी तरह से काल्पनिक है। नायक कौन है? कंदर्प केतु। नायिका है वासव दत्ता। कंदर्प केतु का मित्र है मकरंद। वासव दत्ता की सारिका या फिर परिचायिका कौन है? तमालिका। रस कौन सा इसके अंदर? श्रृंगार। गुण कौन सा है? प्रसाद। अलंकार कौन सा है? श्लेष। रीति कौन सी है? गूढ़ी। ठीक है, ये याद रखना भाई, क्योंकि एग्जाम में इनमें से पूछ भी सकता है कि सुबंधु के अंदर रस कौन सा यूज किया गया है, अलंकार कौन सा यूज किया गया है और रीति कौन सी यूज की गई है। ठीक है, वासव दत्ता के पिता कौन थे? सूर्य शेखर, यानी कि वासव दत्ता का वंश श्रृंगार शेखर है और वंश पुत्र के आधार पर वासव पुत्रा को श्रृंगार शेखर पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। वासव दत्ता का दूसरा नाम कौन सा है? श्रृंगार शेखर पुत्री। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? सूर्य शेखर। एक सेकंड, सूर्य शेखर भगवान सूर्य की एक दिन में 100 बार आराधना करते थे तथा इनका प्रचलित नाम सूर्य शतक भी रखा गया। जो वासव दत्ता है उनके पिता का नाम सूर्य शेखर है और उनको सूर्य शतक भी कहा गया है। ठीक है, हम इसकी कथा को एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। राजा चिंतामणि का पुत्र कंदर्प केतु एक बार सौपन में एक सुंदर कन्या को देखता है। इसके अंदर कथा क्या है? क्या कल्पित किया गया कि जो राजा चिंतामणि है उनके पुत्र कंदर्प केतु हैं। एक बार सौपन में एक सुंदर कन्या को देखता है तथा वह उसके साथ सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। उसका मित्र है, ठीक है, मकरंद। मित्र का नाम क्या है? मकरंद। राजकुमार को समझाने का प्रयास करता है परंतु उसकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। एक दिन वे दोनों उस कन्या की खोज में निकल जाते हैं। घूमते घूमते दोनों वृंदावन में पहुंचते हैं और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं तथा उस वृक्ष पर बैठे सुख सारिका यानी कि तोता और मैना की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासव दत्ता ने सपन में एक राजकुमार कंदर्प केतु को देखा है और वह उसकी खोज में और वह उस पर क्या है? मुग्ध है। ठीक है, और वह अपनी तमालिका कंदर्प केतु को ढूंढते ढूंढते
तमालिका को ढूंढते ढूंढते इसी विंध्यवन में आ गई। किसको ढूंढते? कंदर्प केतु को ढूंढते ढूंढते विंध्यवन में आ गई। इस संवाद को सुनकर राजकुमार और मकरंद ये जो आपका विंध्यवन है इसमें तमालिका से मिल लेते हैं और तमालिका के साथ दोनों पाटलिपुत्र पहुंच जाते हैं, जहां उनका मिलन किससे होता है? वासव दत्ता से होता है। ठीक है, जो वासव दत्ता के पिता सूर्यशेखर है वो उसका विवाह विद्याधर नामक एक व्यक्ति से तय कर देते हैं। किससे? विद्याधर नामक व्यक्ति से तय कर देते हैं। परंतु वे दोनों यानी कि कंदर्प केतु और वासव दत्ता मकरंद की सहायता से वहां से भाग जाते हैं और दोनों का दो किरात किन्नर पीछा करते हैं। कौन पीछा करते हैं? किरात किन्नर पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए भागते भागते वन में निकल जाते हैं और सरोवर के समीप विश्राम के लिए रुकते हैं, जहां कंदर्प केतु बेहोश हो जाता है। ठीक है, उसके बेहोश होने के बाद वासव दत्ता उनसे बचने के लिए आगे भाग जाती है तथा एक मुनि के आश्रम में प्रवेश कर जाती है। मुनि तपस्या में लीन था। मुनि क्रोधित होकर शाप दे देता है। ठीक है, वासव दत्ता पत्थर की क्या बन जाती है? शिला बन जाती है। उधर कंदर्प केतु को होश में आने पर वह वासव दत्ता को समीप न पाकर सरोवर में कूदकर अपना प्राण त्यागना चाहता है। तभी आकाशवाणी होती है और दोनों के पुनर्मिलन का संकेत देती है तथा कंदर्प केतु वासव दत्ता की खोज में निकलता है और खोजते खोजते मुनि के आश्रम में प्रवेश करता है तथा प्रवेश करते ही उसका पैर उस शिला से स्पर्श करता है। वह शिला कंदर्प केतु का स्पर्श पाकर वासव दत्ता अपने वास्तविक रूप में लौट आती है और दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है और विवाह हो जाता है और इस तरह कथा का समापन हो जाता है। ठीक है, सुबंधु ने इस रचना में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है तथा सुबंधु को साहित्य में चमत्कारवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। कौन से कवि के नाम से जाना जाता है? चमत्कारवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। सुबंधु ने इस रचना में समास बहुला शैली का प्रयोग करते हुए गद्य की पूर्ण विशिष्टता का प्रयोग किया है। कौन सी शैली प्रयोग की है? समास बहुला। सुबंधु ने अपनी इस रचना में श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए एक रोचक पंक्ति का प्रयोग किया है। स्वयं सुबंधु लिखते हैं, प्रत्यक्षर श्लेष में प्रबोध विनाश वैदग्ध निधि निर्बंधनम। ठीक है, निबंधनम अर्थात इस रचना में प्रत्येक अक्षर श्लेष में रखने की प्रतिज्ञा की है तथा ओज भाव से समासों का प्रचुर प्रयोग करते हुए, ठीक है, विशेष ज्ञान वाली इस गद्य रचना की संकल्पना की जाएगी। इसी आधार पर सुबंधु को श्लेष कवि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, श्लेष कवि के नाम से किसको जाना जाता है? सुबंधु को। सुबंधु ने एकमात्र रचना कौन सी लिखी है? वासव दत्ता। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा गद्य कवि सुबंधु। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना बाणभट्ट। देखिए, जो मेरी वीडियोस हैं ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल छोटी छोटी हैं लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, देखिए, चाहती तो मैं भी हूँ कि मेरा टाइम जो 3000 हावर है वो पूरे हों, लेकिन इसके मेरे हावर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियोज होंगी तो उसमें आप भी बोर हो जाओगे और आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। छोटी छोटी वीडियोज हैं, इसके अंदर आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होगे। ठीक है, तो हम आधा कर लेते हैं आज हम बाणभट्ट। बाणभट्ट का स्थिति काल कितना माना गया है? 606 ईस्वी, अर्थात ये राजा हर्षवर्धन के समकालीन माने गए हैं। किसके? राजा हर्षवर्धन के समकालीन माने गए हैं। एक मिनट भाई, जो बाणभट्ट के पूर्वज थे वो कौन सी नदी के निकट, यानी कि बाणभट्ट के पूर्वज सोन नदी के निकट प्रतिकूट नगर के निवासी माने जाते हैं, जो बिहार के आरा जिले में पियरो नामक गांव में स्थित है। किसमें? बिहार के आरा जिले के पियरो यानी कि पिट्रो नाम के गांव में स्थित है। ठीक है, बाणभट्ट वात्स्यायन वंश के ब्राह्मण थे। कौन से वंश के? वात्स्यायन ब्राह्मण वंश के ब्राह्मण थे। बाणभट्ट ने स्वयं का परिचय अपने द्वारा रचित हर्षचरित नामक रचना में प्रारंभिक 2.5 उच्छ्वासों में और कादम्बरी के प्रारंभिक मंगल पदों में अपने वात्स्यायन वंश का परिचय दिया है। ठीक है, हर्षचरित के कितने उच्छ्वासों में स्वयं का वर्णन किया है? 2.5 उच्छ्वासों में। और कादम्बरी के जो मंगल पद है उसके अंदर अपने वात्स्यायन वंश का इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। बाणभट्ट कुबेर राजा के वंशज माने गए हैं। किस राजा के? कुबेर राजा के वंशज माने गए हैं। बाणभट्ट के पिता चित्रभानु ने अपने संपूर्ण वंश का परिचय बाणभट्ट को बाल्यावस्था में ही दे दिया था। अतः बाणभट्ट के पिता कौन है? चित्रभानु।
बाणभट्ट के माता कौन है? राजदेवी। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के राजकवि हैं। बाणभट्ट के पुत्र कौन है? भूषण भट्ट और पुलिंद भट्ट। ठीक है, इन्होंने 5 रचनाएं लिखी हैं। कौन सी? हर्षचरितम, पार्वती प्रणय, मुकुटताड़ितक, चंडी शतकम और कादम्बरी। ठीक है, हर्षचरितम क्या है? एक आख्यायिका है। पार्वती प्रणय क्या है? नाटक है। मुकुटताड़ितक भी क्या है? नाटक है। चंडी शतकम क्या है? पद्मयी रचना है। और कादम्बरी क्या है? कथा है। ध्यान रखना, ठीक है। हर्षचरितम किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। पार्वती प्रणय बाणभट्ट ने। मुकुटताड़ितक बाणभट्ट ने। चंडी शतकम बाणभट्ट ने। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने। ठीक है, जो बाणभट्ट की पहली रचना है वो कौन सी है? हर्षचरितम। बाणभट्ट की पहली रचना कौन सी है? हर्षचरितम। और उनकी अंतिम रचना कौन सी है? कादम्बरी। ठीक है, ये दोनों ही लोकप्रिय हुई है। कौन सी? हर्षचरितम और कादम्बरी। ठीक है, बाणभट्ट ने जब साहित्य जगत की सर्वश्रेष्ठ रचना कादम्बरी लिखी तो रचना पूर्ण होने से पहले ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये मरणासन की अवस्था में थे तो बाणभट्ट ने अपने दोनों पुत्र पुलिंद भट्ट और भूषण भट्ट को अपने समीप बुलाया और कादम्बरी को पूर्ण करने के लिए उनके साहित्य के ज्ञान की क्या ली? परीक्षा ली। इसके लिए बाणभट्ट ने एक वाक्य बोला, आगे सूखा वृक्ष खड़ा है। इस वाक्य को दोहराने के लिए पुलिंद भट्ट और बाणभट्ट को कहा तो पुलिंद भट्ट ने इसका एज इट इज संस्कृत में अनुवाद कर दिया, शुष्क वृक्ष तिष्ठति अग्रे। ठीक है, और भूषण भट्ट ने इसको एक अलग ही तरीके से बताया, रोचक तरीके से रसमयी वाणी में, निरशय त्रुवर सत्याग्रह। ठीक है, इसी आधार पर जो बाणभट्ट ने फिर भूषण भट्ट को उसको कार्य को पूर्ण करने के लिए उनको सौंप दिया। बाणभट्ट की रचना में मुकुटताड़ितक पूर्णतः अनुपलब्ध है, जिसका उपजीव्य क्या है? महाभारत है। ठीक है, इन्होंने जो मुकुटताड़ितक लिखी है वो उपलब्ध नहीं है, और लेकिन उसका उपजीव्य क्या है? महाभारत है। पार्वती प्रेरणा नाटक में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। चंडी शतकम में माँ गौरी की स्तुति में 100 पद्य लिखे गए हैं। याद रखना कि कितने पद्य लिखे गए हैं? 100 पद्य लिखे गए हैं। ठीक है, हर्षचरितम क्या है? काव्य विधा आख्यायिका। उच्छ्वास कितने इसके अंदर? 8। और रस कौन सा है? वीर। उच्छ्वास कितने हैं? 8। और रस कौन सा है? वीर। ठीक है, जो हर्षवर्धन है किसके ऊपर लिखी गई है? जो हिंदू सम्राट राजा हर्षवर्धन थे उसके ऊपर लिखी है इन्होंने। एक सेकेंड भाई, उपजीव्य इसका कहां से लिया गया? हिंदू सम्राट राजा हर्षवर्धन का इतिहास, उसमें उस समय की सभ्यता एवं संस्कृति का परिचय मिलता है। इस रचना के प्रारंभ में 21 पद्यों में मंगलाचरण करके नमस्कारात्मक पद्धति से बाण ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए महाराजा हर्षवर्धन का जय जयकार किया है। बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में पांचाली रीति का प्रयोग किया है। कौन सी रीति का? पांचाली रीति का। तो आज हम हर्षचरित्र के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रथम उच्छ्वास। इसमें ऋषि ने दुर्वासा के शाप से, सरस्वती के पृथ्वी पर आने, सोन तट पर रहने, दधीचि से प्रेम होने, सारस्वत नामक पुत्र होने के बाद स्वर्गलोक ने सारस्वत द्वारा अपने चचेरे भाई वत्स को सभी विद्याएं देकर तपस्या के लिए चले जाने का वर्णन है। वत्स के वंश में कुबेर नामक विद्वान के जन्म लेने तथा उनके परपौत्र चित्रभानु के पुत्र रूप में बाण के जन्म लेने से कर्मश्य माता पिता हीन अनाथ होकर युवावस्था में ही कुसंगतियों के साथ विहार करना तथा अपने अस्तित्व का आभास होने पर अपने गांव प्रतिकूट पर लौट आने का वर्णन किया गया है। किसके? बाणभट्ट के। ठीक है, दूसरे उच्छ्वास में क्या है? इसमें राजा हर्ष के चचेरे भाई कृष्ण का संदेश पाकर बाण अपने गांव से चलकर 3 दिनों में अजीरवती नदी के तट पर मणितारा नामक गांव में हर्ष से मिलते हैं। हर्ष से मिलने का विचार कृष्ण ने लेखहारक मेघलेख के द्वारा बाण के समीप भेजा था। ध्यान रखना ये बात। बाण ने ओजस्वी भाषा में अपना परिचय देकर प्रेम और आदर प्राप्त किया था। तृतीय उच्छ्वास में क्या है? इसमें बाण घर लौट कर आते हैं और तथा अपने चचेरे भाई श्याम के कहने पर हर्षचरित कहने बैठ जाते हैं। आरंभ में स्थानेश्वर के प्रतिपादक व वंश संस्थापक पुष्यभूति की कथा के बाद तांत्रिक साधनों सहायक भैरव आचार्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, तृतीय उच्छ्वास में। चतुर्थ उच्छ्वास में क्या है? वंश के संक्षिप्त वर्णन के बाद राजाधिराज प्रभाकर वर्धन कौन थे? हर्षवर्धन के पिता तथा उनकी रानी यशोमती तथा पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री के जन्म का वर्णन किया गया है तथा राज्यश्री का विवाह मोखरी वंश के गृह वर्मा से कर दिया जाता है। इन घटनाओं का वर्णन इसमें है।
ठीक है। हर्षवर्धन का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी कृत्तिका नक्षत्र में हुआ था। नोट, ठीक है, याद रखना ये। सॉरी भाई। पंचम उच्छ्वास। इस उच्छ्वास का प्रारंभ राजकुमारी की विजय गाथा से होता है। कौन से उच्छ्वास का प्रारंभ राजकुमारी की विजय गाथा से होता है? पंचम उच्छ्वास का। हूणों को जीतने के लिए राज्यवर्धन व हर्षवर्धन निकल जाते हैं और बाद में हर्षवर्धन आखेट के लिए निकल जाते हैं, और परंतु पिता की जलोदर नामक असाध्य बीमारी से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु से अवगत रानी यशोमती सती हो जाती है। आदि घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। छठे उच्छ्वास में क्या है? राज्यवर्धन लौटने तथा हर्ष को राज्य सौंपने का वर्णन है। ग्रह वर्मा की मृत्यु और पल्लव नरेश द्वारा राज्यश्री को बंदी बनाना आदि बातें सुनकर राज्यवर्धन अकेले ही जाते हैं और पल्लव नरेश को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। परंतु जो शशांक गौड़ है राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर देते हैं। ठीक है। हर्ष इस हत्या का बदला लेने के लिए गंभीर प्रतिज्ञा करता है। आदि घटनाओं का वर्णन किया गया है कौन से उच्छ्वास में? छठे उच्छ्वास में। सातवें उच्छ्वास में क्या है? इसमें राजा हर्षवर्धन की दिग्विजय यात्रा का रोचक वर्णन है। वह असम राजा भास्कर वर्मा का दूत हंसवेग अनेक उपहार वह मैत्री संबंध लेकर आता है। हर सेना के साथ विंध्यवन में पहुंचता है और मालव राजा पर विजय हासिल कर देता है। ठीक है। भंडी मालव नरेश की सेना और खजाने पर अधिकार कर लेता है। आठवें उच्छ्वास में क्या है? राजा हर्ष एक सब्र यानी कि एक शिकारी युवक की सहायता से अपनी बहन को खोजने का प्रयास करता है, जो विंध्यावन में कारागृह के निकलने के बाद जंगल में भटक रही थी। हर्ष के बाल्यकाल के मित्र बौद्ध भिक्षुक आग में जलने को तैयार स्त्री का पता देता है और वह स्त्री राजश्री ही होती है। और हर्ष अपनी बहन को समझाकर आश्रम में ले आता है और वहां दिवाकर मित्र यानी कि बौद्ध भिक्षुक राज्यश्री को हर्षवर्धन के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा देता है। और हर्ष निश्चित करता है कि दिग्विजय यात्रा विषयक प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर वह स्वयं भी राजश्री के साथ संन्यास ग्रहण कर लेगा। ये थी आपकी हर्ष चरित्र। ठीक है। कल हम करते हैं अपनी कादम्बरी। ठीक है। कल हम करते हैं अपनी कादम्बरी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो हम कल फिर मिलते हैं अपने कादम्बरी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।